अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहले लेक्चर का आगाज़ करते हैं अपने डेवऑप्स ट्रेनिंग में। पहले लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। हम बेसिक्स की बात करेंगे, लिनक्स का इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री और इवैल्यूएशन को समझेंगे। फिर हम कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस को देखेंगे लिनक्स की जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और हम ओपन सोर्स की फ़िलासफ़ी को देखेंगे, और फिर प्रैक्टिकल गाइड में आप इंशाल्लाह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना भी देखेंगे। लिनक्स इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर पे बेस करता है। ओपन सोर्स क्या है, ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों को समझ नहीं आता। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह लूँगा कि अगर आपके पास एक सॉफ्टवेयर हो जिसको आप फ्रीली इस्तेमाल कर सकें, उसको व्यू कर सकें, और अगर ज़रूरत हो तो उसके सोर्स कोड के अंदर जाके आप उसको मॉडिफाई भी कर सकें, और अगर आप अपनी कंपनी चला रहे हैं या आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन चलाना चाहते हैं तो आप उसके अंदर चेंजेस के बाद उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकें, तो ये ओपन सोर्स है। एक ऐसा कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट है जिसमें दुनिया के डेवलपर्स इकट्ठे होके, सारी दुनिया से बैठे हुए, और इनकी तादाद मिलियंस में है। सिर्फ एक वेबसाइट जिसका नाम गिटहब है, अगर आप उसके ऊपर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स की तादाद देखें तो आपको पता चलेगा कि 100 मिलियन प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, और तकरीबन 60 मिलियन डेवलपर्स जो कि 6 करोड़ बनते हैं उसके ऊपर मौजूद हैं। इसी तरह जो लिनक्स के और ओपन सोर्स के डेवलपर्स हैं पूरी दुनिया में, उनकी तादाद इस वक्त करोड़ों में है। ये सारे मिल के ओपन सोर्स मेथडोलॉजी पे, प्रोसेस पे काम करते हैं और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ये आपका ओपन सोर्स का वर्ल्ड है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। अच्छा, लिनक्स के पार्ट्स में से एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं समझता हूँ कि आपको पता होना चाहिए, वो है लिनक्स कर्नल। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल। कर्नल क्या है? कर्नल एक ऐसा पार्ट है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को इस काबिल करता है कि वो यूज़र्स को यूज़र का शेल प्रोवाइड कर सके, चाहे वो कमांड लाइन हो, चाहे वो ग्राफिकल इंटरफेस हो, जहाँ से यूज़र उसके ऊपर कमांड पास कर सके। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्नल के अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि वो आपको डिवाइसेस को मैनेज कर सके। अगर आप राइट साइड पे देखें, ब्लू कलर में आपको एक इमेज नज़र आएगा और उसके लेफ़्ट राइट पे आपको स्मॉल इमेजेस नज़र आएंगे। तो कर्नल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये आपके डिवाइस की इनपुट आउटपुट मैनेज कर सके, यानी डिवाइस को मैनेज कर सके, ये कम्युनिकेशन को सिंक्रोनाइज़ कर सके, ये आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका टाइमर मैनेज कर सके, ये इंटरप्ट हैंडलिंग कर सके। इंटरप्ट हैंडलिंग से मुराद ये है, जिस तरह मैं अभी स्टूडियो में बैठा हूँ और इस स्टूडियो के बाहर किसी एक शख्स को बिठा दिया जाए कि आप अंदर नहीं जा सकते, इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर काम करने वाले लोगों को बाहर से आकर कोई डायरेक्ट डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो लिनक्स के कर्नल के ऊपर ये इंटरप्ट और इवेंट हैंडलिंग, ये एक बहुत बड़ा फंक्शन है जो इसको एम्पावर करता है, दूसरों से ज़्यादा, दूसरों से मुनफरिद करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लिनक्स का कर्नल किसी भी ऐसे इवेंट को, किसी भी ऐसे इंटरप्ट को एंटर नहीं होने देगा करंट प्रोसेस के अंदर जो आपका प्रोसेस चल रहा है, और आपकी चीज़ें स्मूथली चलती रहेंगी। फिर उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, सीपीयू मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, आपका और जितनी भी डिवाइसेस आप इसके साथ अटैच करते हैं उन सब की मैनेजमेंट इज़ पार्ट ऑफ योर कर्नल। तो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है जिसके बगैर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चल सकता, और वही आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट भी है। लिनक्स कब बना? 1991 में, 1991 हेलसिंकी के अंदर, फिनलैंड में एक यूनिवर्सिटी, एक जगह है हेलसिंकी की एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक साहब जिनका नाम है लाइनस टॉवर्ड्स, उन्होंने एक छोटा सा एक मेमोरी मैनेजमेंट और सीपीयू मैनेजमेंट मॉड्यूल लिखा, और उस मॉड्यूल को लिखने के साथ ही उसने अपने यूनिवर्सिटी फ़ेलो से कहा कि काइंडली मुझे आप कोई स्पेस प्रोवाइड करें यूनिवर्सिटी के किसी एफटीपी सर्वर में, जहां पे जाके इस कोड को मैं रख सकूं, और उस कोड को बाकी सारे लोग देख के इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स उनको नज़र आती हैं तो उसको फ़िक्स करें। और चूँकि ओपन सोर्स का जो प्रोसेस है ये 1981 में रिचर्ड एल स्टॉलमैन ने स्टार्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि मैं उसी प्रोसेस को यूज़ करूंगा और मेरा ये सोर्स कोड ओपन सोर्स के तौर पे अवेलेबल होगा। फिर
इत्तफाक से ये कोड के अंदर इन्हांसमेंट करते गए और 1992 में GNU के कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए ये एक पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर्म हो गया, जो कि 20s के अंदर 2000 के अंदर दुनिया की जो बड़ी इंटरप्राइजेज हैं उन्होंने इसको अडॉप्ट किया। अगर आप देखें तो 2010 के अंदर इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हुई कि ये दुनिया के जो एंड्रॉयड के सिस्टम हैं, जो आपका एंड्रॉयड फ़ोन आप सब इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक फ़ोन है आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ोन हैं, तो इनका जो कर्नल है वो भी आपका लिनक्स बेस्ड है और इसने एम्पावर किया। और इसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग के जो दुनिया के प्लेटफॉर्म हैं उन सारों को भी लिनक्स एम्पावर कर रहा है, तो ये इसकी बड़ी ग्रोथ हुई। ग्लोबल अगर आप कंट्रीब्यूशंस की बात करें कम्युनिटी के अंदर, तो इसकी परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो चुकी है। लिनक्स इस वक्त सर्वर्स के अंदर चल रहा है, स्मार्टफोन्स के अंदर चल रहा है, आपके दुनिया के जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अंदर चल रहा है, आपकी स्मार्ट कार्स के अंदर चल रहा है, आपके डेस्कटॉप के अंदर चल रहा है, आपके IoT डिवाइसेस के अंदर चल रहा है, आपके एम्बेडेड सिस्टम के अंदर चल रहा है, आपके ये जिस तरह आप टीवी देखते हैं स्मार्ट टीवीज़ उनके अंदर चल रहा है, आपके जहाज़ों में चल रहा है, और इसी तरह आपके जो दुनिया के फेमस सुपर कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर भी 99.99% लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके अंदर बहुत सी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, फेमस डिस्ट्रीब्यूशंस हैं इस वक्त दुनिया में बहुत फेमस हैं। अगर आप देखें तो सबसे फेमस जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी वो उबंटू के नाम से है, बड़ी ही यूज़र फ्रेंडली और उसका डेस्कटॉप बड़ा खूबसूरत है। इंशाल्लाह हम इसको ज़रा लेके चलेंगे, उबंटू हम सीखेंगे। डेबियन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा फेमस है और डेबियन की बेस पे आपका उबंटू डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में आया है, और उबंटू को जो बैकएंड कर रहे हैं वो है आपका कैनोनिकल के नाम से एक कंपनी है। इसी तरह फेडोरा के नाम से एक कम्युनिटी ड्रिवन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन फीचर सेट के साथ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बेसिकली रेड हैट की बैकिंग से चल रहा है। रेड हैट एक एंटरप्राइज लेवल की कंपनी है, दुनिया की बड़ी कंपनीज़ के अंदर से एक कंपनी है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, और इनका स्टार्ट भी लाइनस टॉवर्ड्स के बनाए हुए लिनक्स कर्नल से ही हुआ 1992 के अंदर, और इन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसको वो रेल के नाम से इस वक्त बेचते हैं, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। अच्छा, ये कमर्शियली सपोर्टेड है और ये दुनिया की बड़ी इंटरप्राइजेज़ के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद ओपनसूजी के नाम से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रेड हैट बेस्ड है, और ये भी बहुत ज़्यादा दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ आपको बताता जाऊं, इसमें परेशानी की बात नहीं है, एक बात क्लेम करने जा रहा हूं, बहुत बड़ा क्लेम है जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप इन पाँचों में से, बल्कि दुनिया में जो इस वक्त तकरीबन 1250 डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की एज आ OS, उनमें से कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप सीखते हैं तो आपका जो उसका बेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेस उसका पूरा जो क्या कहते हैं उसको बेस लाइन है, अगर आप वो सीख जाते हैं तो तकरीबन आप 50% दुनिया के हर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट नंबर है। ये कुछ लोगोज़ हैं, ये अगर आपको देखें तो आपको इंटरनेट पे मुख्तलिफ़ जगहों पे नज़र आएंगे। उबंटू आपके सामने लोगो आपको नज़र आ रहा है, रेड हैट ये रेड कैप के साथ आपको नज़र आ रहा है, डेबियन ये बहुत बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह फेडोरा है और ओपनसूजी है, और इसके अलावा और भी बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, लेकिन मैं आपको उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने मार्केट को इस वक्त डोमिनेट किया हुआ है। अच्छा, ओपन सोर्स की अगर हम बात करें, ओपन सोर्स की फ़िलासफ़ी की बात करें, तो इसकी फ़िलासफ़ी ये है कि दुनिया में एक ग्लोबल कोलैबोरेशन का प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो इन्होंने बनाया, और डेवलपर्स वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे हुए किसी भी जगह से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, एक दूसरे के साथ ओपन सोर्स की मेथडोलॉजी में काम करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फिर इसका एक लाइसेंस है जो कि ट्रांसपेरेंसी को, कम्युनिटी इंगेजमेंट को, एक्चुअली एक लाइसेंस नहीं है, बहुत से लाइसेंस है, लेकिन हमें 1-2 लाइसेंसेस का ज़्यादा पता है जो कि सोर्स कोड को ओपनली अवेलेबल करते हैं, और ये ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल होता है। अगर आप ऐसा डेवलपर उस सोर्स कोड को एक्सेस कर लेते हैं, आप उसके अंदर जाके कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, उसको एडिट करना चाहते हैं, तो आप बड़ी आसानी से ये सारे काम उसके अंदर कर सकते हैं। तो ये यूज़र्स के लिए अवेलेबल होता है यूज़ करने के लिए, डेवलपर्स के लिए अवेलेबल है एज आ
उसको एडिट करने के लिए, उसको रीमॉडिफाई करने के लिए, और कंपनीज़ और कम्युनिटीज़ के लिए अवेलेबल है ताकि उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और कम्युनिटी इंगेजमेंट की बात करें तो बड़ा ही अच्छी फ़िलासफ़ी है इनकी कि ये एक पूरा इकोसिस्टम चला रहे हैं, जहाँ पे ये बग रिपोर्टिंग सिस्टम चलाते हैं, फीचर रिक्वेस्ट को चलाते हैं, कोड कंट्रीब्यूशंस को चला रहे हैं, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो रही है और इसके अंदर इकोसिस्टम को सपोर्ट किया जा रहा है। इंस्टॉलेशन की हम बात करेंगे इंशाल्लाह प्रैक्टिकल लैब में, और इसको हम पूरा तफसील से देखेंगे कि आपको मीडिया कहाँ से मिलेगा और उस मीडिया को आपने इंस्टॉल किस तरह करना है। तो ये हमारा आज का पहला लेक्चर था। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।